हेलो बच्चों, स्वागत है आप सभी का बेसिक्स विद कुंदन सर यूट्यूब चैनल में। आज का जो हम लोग टॉपिक लेके आए हैं वो 10th क्लास का पॉलिटिकल साइंस है, नागरिक शास्त्र। ऑल एमसीक्यू, सभी एमसीक्यू को लेके आए हैं फ्रॉम शर्मागेस, ठीक है। और जितना भी एमसीक्यू शर्मागेस में दिया है सभी को हम डिस्कस करेंगे। इस क्लास से आपको ये फ़ायदा होगा कि आप शर्मागेस में बहुत सारा एमसीक्यू पढ़े होंगे, या जिसके पास शर्मागेस नहीं है उसके लिए बहुत सारा एमसीक्यू यहाँ पर आ जाएगा और हम उसको थोड़ा सा समझा भी देंगे, जिससे कि आपका एग्जाम में कन्फ्यूजन ना हो, ठीक है। उसको अच्छे से डिस्कस करेंगे तो आपका कन्फ्यूजन नहीं होगा। अगर आप देखेंगे, वीडियो को 2-3 बार देख लीजिएगा और सुन के जाइएगा तो 100% आपका पॉलिटिकल साइंस में एक भी क्वेश्चन नहीं छूटेगा एमसीक्यू में, ठीक है। तो आते हैं पहला प्रश्न में। देखिए, निम्न में से किसे प्रत्येक लोकतांत्रिक व्यवस्था का एक आवश्यक महत्वपूर्ण आधार माना जाता है? धर्म में भागीदारी। देखिए, लोकतंत्र में धर्म का ज़्यादा हिस्सा नहीं रहता है। परिवार में भागीदारी, ये भी नहीं होगा। सत्ता में भागीदारी, सत्ता किसको कहते हैं? जैसे केंद्र सरकार, राज्य सरकार, जैसे नरेंद्र मोदी अभी सरकार चला रहे हैं तो उसको हम लोग सत्ता बोलते हैं, केंद्रीय सत्ता। राज्य में अगर हेमंत सोरेन सरकार चला रहे हैं तो उसको हम लोग राज्य सत्ता बोलते हैं, है ना, राजकीय सत्ता। तो यहाँ पर सत्ता में भागीदारी हो जाएगा। लोकतंत्र की आत्मा क्या है? लोकतंत्र की आत्मा जो विभिन्न सामाजिक समूहों को बीच टकराव को खत्म करता है। स्वतंत्रता, समानता, सत्ता की साझेदारी, सहयोग। देखिए, स्वतंत्रता तो हर किसी को है, कुछ मौलिक अधिकार दिया गया है, ठीक है। और समानता भी है, हर आदमी को समानता का दिया गया है, समानता का अधिकार। लेकिन यहाँ सत्ता की साझेदारी आंसर हो जाएगा, ठीक है। आंसर जो है वो क्या होगा? सत्ता की साझेदारी। सत्ता की साझेदारी के संबंध में निम्न में से कौन सा कथन असत्य है? यहाँ पर असत्य में ध्यान देना है। सत्ता की साझेदारी लोकतंत्र के लिए लाभकर है, सही बात है ना। सत्ता की साझेदारी लोकतंत्र के लिए लाभदायक है। इससे सामाजिक समूह में टकराव का अंदेशा घटता है। सामाजिक समूहों में टकराव का अंदेशा घटता है, जैसे देखिए। और यह अस्थिरता और आपसी फूट को बढ़ाती है, ये गलत हो गया। अस्थिरता और आपसी फूट को नहीं बढ़ाती, यहाँ पर सामाजिक समूहों को टकराव का अंदेशा को घटाता है, ठीक है। सत्ता की साझेदारी मतलब एक दूसरे को मिल के सत्ता चलाना, इसको सत्ता की साझेदारी कहते हैं। तो जब हम कोई चीज़ मिल के करते हैं, कोई भी काम मिल के करते हैं, तो वहाँ पर क्या होता है? आपसी फुट नहीं होता है, ठीक है। सत्ता के लोगों में भागीदारी बढ़ाती है, ये भी ठीक है। तो आंसर हो गया 3। सत्ता में भागीदारी की आवश्यकता कहाँ कहाँ पड़ती है? क्षेत्र, भाषा और जाति के आधार पर बटे समाज में, क्षेत्रीय विभाजन वाले बड़े राज्यों में, प्रत्येक लोकतांत्रिक राज्य में, और इनमें से सभी। तो आंसर क्या हो जाएगा? इनमें से सभी। लोकतंत्र के एक बुनियादी सिद्धांत के रूप में राजनीति का स्रोत किसे माना जाता है? लोकतंत्र के एक बुनियादी सिद्धांत के रूप में राजनीति का स्रोत किसे माना जाता है? संसद, जनता, राज्य और न्यायालय। तो जनता हो जाएगा। क्या बुनियादी सिद्धांत का रूप, राजनीतिक शक्ति का स्रोत? जैसे क्या बोलता है कि ये जो सरकार है वो जनता द्वारा, जनता के लिए, है ना। तो इसीलिए यहाँ पर जो राजनीतिक बुनियाद का जो शक्ति का जो स्रोत है, जहाँ से राजनीतिक स्टार्ट होता है, तो वो क्या है? जनता। हम वोट देते हैं तभी कोई जाके सांसद बनता है, विधायक बनता है, ठीक है। किस प्रकार शासन में समाज के विभिन्न समूहों और उनके विचारों को उचित सम्मान दिया जाता है? किस प्रकार के शासन में, बताइए। देखिए, राजतंत्र में नहीं, जो राजा चाहता है वो होगा। तानाशाही तंत्र भी नहीं। तानाशाही तंत्र किसको कहते हैं? जो सरकार किसी का भी बात नहीं मानता है उसको तानाशाही सरकार कहते हैं। इनमें से सभी। तो आंसर क्या हो जाएगा? लोकतांत्रिक। क्या हो जाएगा? लोकतांत्रिक सरकारों में हर विचारों को क्या मिलता है? उचित सम्मान दिया जाता है। यदि सरकार के विभिन्न अंगों, विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका के बीच सत्ता का बंटवारा रहता है तो उसे सत्ता का वितरण कहते हैं। किस तरह का वितरण करते हैं? तो इसको ऊर्ध्वाधर वितरण कहते हैं। देखो, अब यहाँ पर विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका क्या होता है वो समझो। विधायिका मतलब हुआ कि जो विधि बनाएगा, विधि मतलब कानून, ठीक है। तो विधि बनाने वाला विधायिका हो गया, कानून बनाने वाला विधायिका हो गया। कार्यपालिका किसको कहते हैं? अब जो कानून बना उस पर कार्य भी तो करना है, तो उसी को हम लोग क्या कहेंगे? कार्यपालिका। और न्यायपालिका जो न्याय करने का काम करता है उसको न्यायपालिका कहते हैं, ठीक है। अब आते हैं अगला क्वेश्चन। सत्ता की साझेदारी के क्षैतिज वितरण के अंतर्गत कौन शामिल है? अभी वहां पर दिया गया था क्षैतिज वितरण के अंतर्गत विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका। ये चीज पहले क्वेश्चन में भी दिया गया था। तो क्षैतिज वितरण बोलो चाहे ऊर्ध्वाधर वितरण बोलो, ठीक है, विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका का।
केंद्र और राज्य सरकारों के बीच सत्ता के बंटवारे को कहा जाता है, क्या कहा जाता है? अभी यहाँ पर बात किए ऊर्ध्वाधर वितरण, क्या कहेगा? ऊर्ध्वाधर वितरण। सत्ता की साझेदारी के ऊर्ध्वाधर वितरण से निम्न में से कौन संबंधित है? तो बताइए, यहाँ पर देखो सेम क्वेश्चन है, ऊर्ध्वाधर वितरण विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा? एक। ऊर्ध्वाधर और क्षैतिज दोनों में वही होगा, ठीक है, एक ही चीज़ है। न्यायपालिका की नियुक्ति कौन करता है? न्यायपालिका की नियुक्ति कौन करता है? तो यहाँ पर आंसर हो जाएगा कार्यपालिका, ठीक है। कार्यपालिका जो है वो क्या करता है? न्यायपालिका की नियुक्ति करता है। कार्यपालिका और विधायिका पर अंकुश कौन रखता है, मतलब उसको कंट्रोल थोड़ा बहुत करने का प्रयास कौन करता है? तो हो जाएगा आंसर न्यायपालिका। देखिए, कोई भी कानून बनता है तो लोग फिर उस कानून के खिलाफ न्यायालय जाता है और न्यायालय फिर उसको अच्छे से देखता है, समझता है, अच्छा रहता है तो उसको आगे बढ़ाता है, नहीं तो रोक देता है। तो यानी कि यहाँ पर न्यायपालिका और कार्यपालिका और विधायिका को अंकुश, अंकुश कहने का मतलब क्या है? कंट्रोल। कौन थोड़ा बहुत रखने का प्रयास करता है? तो न्यायपालिका रखने का प्रयास करता है, ठीक है। अगला क्वेश्चन, अब ये शासन के विभिन्न अंगों द्वारा एक दूसरे पर अंकुश रखने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? नियंत्रण और संतुलन, चेक एवं बैलेंस। एक दूसरे को क्या कर रहा है? सब लोग कंट्रोल करने का प्रयास कर रहा है, ठीक है। नियंत्रण एवं संतुलन की व्यवस्था का संबंध सत्ता की साझेदारी के किस रूप में है? तो यहाँ पर सत्ता का क्षैतिज वितरण, ठीक है। दो या दो से अधिक राजनीतिक दलों के बीच सत्ता की साझेदारी को क्या कहते हैं? है ना, क्या कहते हैं उसको? गठबंधन सरकार। जैसे झारखंड में अभी क्या है? गठबंधन सरकार है। झारखंड मुक्ति मोर्चा जेएमएम जो हेमंत सोरेन की पार्टी है, शिबू सोरेन की पार्टी है, ठीक है, शिबू सोरेन ने बनाया था, और अभी कांग्रेस, ठीक है, ये दोनों पार्टी ने मिल के अभी सरकार यहाँ पर चला रहा है। तो इस तरह के सरकार को क्या कहते हैं? गठबंधन सरकार कहते हैं। तो दो या दो से अधिक राजनीतिक दल, दल मतलब पार्टी, मिल के जो सत्ता चलाता है उसको हम लोग गठबंधन की सरकार कहते हैं। भारत में केंद्र सरकार में गठबंधन सरकार की शुरुआत किस दशक से प्रारंभ हुआ? है ना, केंद्र, वहाँ पर मैम नहीं आई है। भारत में केंद्र सरकार में गठबंधन सरकार की शुरुआत किस दशक में हुई है? तो ये आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 4, 1990। देखिए, 1990 के पहले एकदम माने तो कांग्रेस का वर्चस्व बहुत बढ़ चढ़ के था, ठीक है। मतलब कांग्रेस सबसे पहले जवाहरलाल नेहरू 15 सालों तक राज किए, उसके बाद उनके बाद इंदिरा गांधी भी बहुत लंबे समय तक राज किए, फिर इंदिरा गांधी के बाद राजीव गांधी भी राज किए। उसके बाद जब 1990 का दशक आया, उसके बाद कांग्रेस थोड़ा कमज़ोर पड़ गया और उसको फिर सरकार बनाने के लिए अन्य पार्टियों के साथ गठबंधन करना पड़ा। तो इसलिए यहाँ पर क्या आ रहा है? गठबंधन सरकार की शुरुआत किस दशक में हुई? तो 1990 में हुई। बेल्जियम कहाँ का एक छोटा सा देश है, ठीक है। तो आंसर क्या हो जाएगा? यूरोप। बेल्जियम में सामाजिक विभाजन का आधार क्या है? तो आंसर हो जाएगा भाषा। क्या हो जाएगा? भाषा, ठीक है। आगे देखते हैं, बेल्जियम में कौन सी दो प्रमुख भाषाएं बोली जाती हैं? एक फ्रेंच और डच। देखिए, वहाँ भाषा के आधार पर है, ठीक है। कौन सी दो प्रमुख भाषाएं, याद रख लेना, फ्रेंच और डच। निम्न में से कौन बेल्जियम का एक भाषाई समूह नहीं है? तो भाषाई समूह यहाँ पर हम फ्रेंच और डच का तो बात करवे किए हैं, आंसर क्या हो जाएगा? स्पेनिश, है ना। तो एक और भाषा का नाम याद रख लीजिएगा, जर्मन। 3 भाषा वहाँ है, फ्रेंच, डच और जर्मन, ठीक है। क्या अगला प्रश्न क्या है कि बेल्जियम में फ्रेंच भाषा बोलने वाले, नहीं सॉरी, बेल्जियम में कौन सी भाषा बोलने वाले बहुसंख्यक है? बहुसंख्यक के बारे में बताए थे, तो आंसर क्या हो जाएगा? डच। बेल्जियम में फ्रेंच भाषा बोलने वालों का प्रतिशत कितना है? तो आंसर हो जाएगा 40%। देखिए, हम ज़्यादा डिस्कशन नहीं कर पाएंगे क्योंकि ज़्यादा लंबा डिस्कशन करेंगे तो वीडियो लंबा चला जाएगा। बेल्जियम में डच भाषा बोलने वालों की आबादी कितनी प्रतिशत है? तो कितनी प्रतिशत है? आ जाएगा आंसर 59%, ठीक है। अब आते हैं अगला पेज में, ठीक है। अब ये देखिए, दिख रहा होगा, बेल्जियम में 1950 और 1960 के दशक में किन भाषा के बोलने वाले समूहों के बीच में तनाव, तनाव मतलब झगड़ा उत्पन्न हो जाता है, ठीक है। तो यहाँ पर 2 भाषा का जिक्र हुआ, डच और फ्रेंच भाषा। बेल्जियम में अल्पसंख्यक के रूप में किस भाषा को बोलने वाले लोग तुलनात्मक रूप से ज़्यादा समृद्ध और ताकतवर है? मतलब अल्पसंख्यक है लेकिन तुलनात्मक रूप से वो क्या है? ज़्यादा समृद्ध है और ताकतवर है। तो आंसर क्या हो जाएगा? फ्रेंच।
फ्रेंच का जो है, फ्रेंच कम संख्या में है लेकिन डच से वो ज़्यादा ताकतवर है और तुलनात्मक रूप से वो पावरफुल भी है। ठीक है, कौन सी भाषाई समूह ब्रुसेल्स में बहुसंख्यक है? ब्रुसेल्स में कौन बहुसंख्यक है? तो फ्रेंच भाषी। ठीक है, ब्रुसेल्स किस देश की राजधानी है? तो आंसर हो जाएगा बेल्जियम। बेल्जियम की राजधानी कहाँ है? ब्रुसेल्स। बेल्जियम की राजधानी ब्रुसेल्स। अगला, सत्ता की साझेदारी को ध्यान में रखकर 1970 और 1993 के बीच बेल्जियम में के संविधान में कितनी संशोधन हो जाएगा? 4 बार। के केंद्रीय सरकार में डच और फ्रेंच भाषी मंत्रियों की संख्या का अनुपात रखी गई है, कितना रखी गई है? तो बराबर रखा गया, जितना फ्रेंच मंत्री रहेगा उतना ही डच मंत्री रहेगा, तो बराबर हो जाएगा। ठीक है, आगे देखते हैं। चलिए, विभिन्न सामाजिक समूह के बीच सत्ता की साझेदारी को क्या कहते हैं? जब सत्ता की साझेदारी होती है तो क्या कहते हैं? इसको सामुदायिक सरकार, सामुदायिक सरकार कहते हैं। सामुदायिक सरकार किस देश से संबंधित है? तो अभी बेल्जियम के बारे में पढ़ रहे हैं, तो बेल्जियम। भारत में कैसा है? संघात्मक सरकार है। ठीक है, बेल्जियम में सत्ता की साझेदारी के संबंध में कौन सा कथन असत्य है? तो कौन सा कथन असत्य है, देखते हैं। केंद्रीय सरकार में डच और फ्रेंच भाषी मंत्रियों की संख्या समान है। अभी यहाँ पर हम डिस्कस किए कि डच और फ्रेंच भाषी जो मंत्री हैं उनका समान संख्या है, सही है। राज्य सरकारें केंद्र सरकार के अधीन काम करता है, ये भी सही है। बेल्जियम में अलग सरकार है और उसमें डच एवं फ्रेंच भाषी समुदायों का असमान प्रतिनिधित्व है, ये वाला गलत है। यहाँ पर क्या है? असमान नहीं है, क्या? समान प्रतिनिधित्व है। ठीक है, तो यही आंसर हो गया, 3 नंबर आंसर हो जाएगा। ठीक है, श्रीलंका स्वतंत्र राष्ट्र कब बना? तो 1948 में स्वतंत्र राष्ट्र बनता है। श्रीलंका में कौन सा समूह बहुसंख्यक है? अब श्रीलंका में 2 समूह है, एक सिंगली और एक तमिल। ठीक है, तमिल का एक संगठन का नाम है लिट्टे। ठीक है, तो यहाँ पर सिंगली जो है वो बहुसंख्यक है और तमिल जो है वो अल्पसंख्यक है। और तमिल, अधिकतर तमिल भारत से गए हुए वहाँ पर बसे हुए लोग हैं। ठीक है, और वो लोग अपना अलग राष्ट्र वहाँ पर बनाना चाहता है। बहुसंख्यक श्रीलंका में बहुसंख्यक सिंगलियों की आबादी कुल आबादी का कितना प्रतिशत है? तो आ जाएगा यहाँ पर 74%। ठीक है, श्रीलंका में तमिलों की आबादी कुल आबादी के कितना प्रतिशत है? तमिल कितना है? देखिए, सिंगली कितना है? 74%। तमिल कितना है? 18%। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। श्रीलंका में तमिल मुख्य रूप से कहाँ रहते हैं? तो उत्तर पूर्वी प्रांतों में रहते हैं। कहाँ रहते हैं? उत्तर पूर्वी प्रांतों में रहते हैं। श्रीलंका में सत्ता की साझेदारी का क्या आधार है? तो बहुसंख्यकवाद आधार है। क्या है? वहाँ पर बहुसंख्यक जिनका है, जैसे सिंगली लोगों का वहाँ पर ज़्यादा कंट्रोल है। ठीक है, अब हम लोग अगला और भी प्रश्न देख लेते हैं इसी चैप्टर से, उसके बाद हम लोग अगला चैप्टर में घुसेंगे। ये देखिए, श्रीलंका में किस समुदाय ने प्रभुत्व बनाए रखने का प्रयास किया है? तो सिंगली। बोले सिंगली, श्रीलंका में सिंगली याद रखना है। श्रीलंका में सिंगली बहुसंख्यक है, उसका सरकार में ज़्यादा पावर है और इसलिए उनका प्रभुत्व ज़्यादा है। श्रीलंका में सिंगली और तमिल समुदाय के बीच तनाव का क्या कारण था? तो तनाव का कारण है आपका बहुसंख्यकवाद, है ना। ये जो लिट्टे है या फिर तमिल लोग है वो बोल रहा है कि नहीं हमको अलग राष्ट्र बना दो, कुछ क्षेत्र देके हमको अलग राष्ट्र बना दो, लेकिन बहुसंख्यक बोल रहा है कि नहीं, ऐसा नहीं करेंगे। बहुसंख्यक समुदाय द्वारा मनचाहे ढंग से शासन और अल्पसंख्यक समुदाय की अवहेलना करना क्या कहलाता है? तो ये कहलाएगा बहुसंख्यकवाद। देखिए, जो बहुसंख्यक समुदाय रहेगा उसका शासन रहेगा तो वो क्या करेगा, जो अल्पसंख्यक है तो वो कमजोर रहेगा, तो उस पर ये क्या करेगा, उनको सम्मान नहीं करेगा, अवहेलना करेगा। ठीक है, तो इसको हम क्या कहेंगे? बहुसंख्यकवाद कहेंगे। 1956 में श्रीलंका में जब कानून बनाया गया तो उसमें किन किन बातों को जोड़ा गया? तो हो जाएगा सिंगली को एकमात्र राजभाषा घोषित कर दिया गया। ठीक है, देखिए जाहिर सी बात है कि सिंगली का प्रभुत्व था तो उसी का राजभाषा घोषित कर दिया, सही हो गया। सरकारी नौकरियों में सिंगलियों को प्राथमिकता दिया गया, लो ये भी सही हो गया। बुद्ध मत का संरक्षण को बढ़ावा दिया गया। तो देखिए, सिंगली समुदाय के जो लोग हैं वो बुद्ध धर्म को मानते हैं, तो ये तीनों बात सही है, तो इनमें से सभी। 1956 में श्रीलंका में किस भाषा को एकमात्र राजभाषा, अभी यहाँ डिस्कस कर लिए, क्या हो जाएगा? सिंगली भाषा। ठीक है, किस वर्ष श्रीलंका में कानून बनाकर सिंगली को एकमात्र राजभाषा घोषित कर दिया गया? अभी यहाँ पर अगले क्वेश्चन में 1956 यहाँ पर दिया हुआ है ना, तो आंसर क्या हो जाएगा? 1956।
देखिए, क्वेश्चन डिस्कस करने से क्या होगा कि आपको याद ज़्यादा रहेगा, कंफ्यूजन नहीं होगा। श्रीलंका का राजकीय भाषा, राजकीय धर्म क्या है? अभी हम बात की कि श्रीलंका में किसका ज़्यादा कंट्रोल है? सिंगली का। सिंगली कौन सा धर्म अपनाता है, मानता है? बौद्ध धर्म। तो आंसर क्या हो जाएगा? बौद्ध धर्म। श्रीलंका में अधिकांश सिंगली भाषी लोग किस धर्म के मानने वाले हैं? जाहिर सी बात है कि बौद्ध होगा। ठीक है। श्रीलंकाई तमिलों ने अपने एक राजनीतिक पार्टी बनाकर किस प्रकार के मांगों को लेकर संघर्ष किया है? तो वहां पर हो जाएगा ये तमिल को राजभाषा बनाने में ये सब चीजें मांग किया है, तो इनमें से सभी हो जाएगा। और इस पार्टी का नाम क्या है? लिट्टे। क्या है? लिट्टे। ये 12th क्लास में है। ठीक है। श्रीलंका में सिंगली और तमिल के बीच टकराव ने क्या रूप लिया? ठीक है, तो गृह युद्ध हो गया वहां पर। देखिए, देश के अंदर अगर आपस में कोई दो समुदाय झगड़ा करते हैं, लड़ाई कर लेते हैं, तो उसको हम लोग गृह युद्ध कहते हैं। श्रीलंका में तमिलों और सिंगलों के बीच हुए गृह युद्ध का अंत कब हुआ? तो 2009 में हुआ। लिट्टे, देखिए लिट्टे यहाँ पर आ गया। हम बोले थे तमिलों का जो समूह है, संगठन है, उसको लिट्टे। लिट्टे कहाँ का एक आतंकवादी संगठन है? तो ये श्रीलंका का आतंकवादी संगठन है जो तमिल लोगों ने बनाया था। अब आतंकवादी संगठन क्या है कि इन लोगों ने वहाँ पर अपना अलग राज्य, अपना अलग देश मांगने का प्रयास किया। ठीक है, तो इसको वहाँ के जो सिंगली समुदाय है उन्होंने इन लोगों को क्या कर दिया? आतंकवादी संगठन बना दिया, बता दिया। इलम, इलम शब्द का अर्थ क्या है? तो इलम शब्द का अर्थ क्या होगा? सरकार। ठीक है, इलम शब्द का अर्थ सरकार। अब ये चैप्टर खत्म हो गया, अब नया चैप्टर स्टार्ट होगा, संघवाद। ठीक है, तो संघवाद का क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। ये देखिए संघवाद का क्वेश्चन, थोड़ा सा बड़ा कर लेते हैं क्योंकि छोटा में दिखाई नहीं देता होगा। ठीक है, अब ठीक है, चलिए। तो किस शासन में सत्ता का केंद्र और राज्यों के बीच विभाजन होता है? देखो, सत्ता का, सत्ता मतलब जैसे कंट्रोल, तो राज्य और केंद्र दोनों में विभाजन होता है, तो इसको हम लोग क्या कहते हैं? संघात्मक सरकार कहते हैं। जैसे भारत में कैसा सरकार है? संघात्मक सरकार। राज्य के पास अपना शक्ति है, केंद्र सरकार के पास अपना पावर है, दोनों को अपने अपने पावर है, इसलिए इनको संघात्मक सरकार कहते हैं। भारत में किस प्रकार का शासन व्यवस्था है? संघात्मक शासन व्यवस्था है। संघात्मक शासन प्रणाली वाला देश इनमें से कौन नहीं है? देखिए, संयुक्त राज्य अमेरिका भी संघात्मक है। ठीक है, श्रीलंका नहीं है। ठीक है, बेल्जियम हो जाएगा आंसर और ऑस्ट्रेलिया हो जाएगा। ये तीनों क्या है? संघात्मक शासन वाला राज्य है। किस शासन व्यवस्था में संपूर्ण शासन को सत्ता केंद्रीय सरकार के पास होती है? तो यहाँ पर हो जाएगा एकात्मक, मतलब कि टोटल पावर जो है वो केंद्र सरकार के पास होगा, तो उसको क्या कहेंगे? एकात्मक। और जब पावर केंद्र और राज्य के बीच में बट जाएगा तो क्या होगा? संघात्मक सरकार। समझ में आया? ठीक है, अब देखते हैं संयुक्त राज्य अमेरिका किस प्रकार का शासन प्रणाली है? तो यहां पर अभी हम बोले, अच्छा, संसदीय, अध्यक्षात्मक, सैनिक और तानाशाही। तो यहां पर हो जाएगा अध्यक्षात्मक। अब अध्यक्षात्मक क्या होता है वो समझिए, और संसदीय क्या होता है वो समझिए। भारत में किस प्रकार का शासन प्रणाली है? संसदीय शासन प्रणाली है, और अमेरिका में अध्यक्षात्मक शासन प्रणाली है। अध्यक्ष, देश का अध्यक्ष कौन होता है? देश का अध्यक्ष होता है प्रेसिडेंट। ठीक है, तो अगर किसी भी देश का अगर पावर प्रेसिडेंट के पास ज़्यादा है और प्रधानमंत्री के पास कम है, तो उस तरह के देश के जो शासन प्रणाली है उसको अध्यक्षात्मक शासन प्रणाली कहते हैं। जैसे अभी हम अमेरिका की बात करते हैं, तो अमेरिका का राष्ट्रपति की बात करते हैं, वहाँ का प्रधानमंत्री की बात नहीं करते हैं। तो राष्ट्रपति वहाँ का पावरफुल आदमी है ना, तो इसलिए वो जो वहाँ का जो शासन प्रणाली है वो अध्यक्षात्मक है। और हमारे देश में राष्ट्रपति का बात नहीं करते हैं, हम लोग प्रधानमंत्री का बात करते हैं। तो ये प्रधानमंत्री का जहाँ पर शासन प्रणाली होता है उसको क्या कहते हैं? संसदीय शासन प्रणाली कहते हैं। ठीक है, साथ आकर संघ बनाने का उदाहरण निम्न में से कौन है? भारत, बेल्जियम, संयुक्त राज्य अमेरिका और स्पेन। तो क्या हो जाएगा? संयुक्त राज्य अमेरिका। देखिए, साथ आकर संघ, एक ग्रुप बनाया, उसी को क्या बनाया? संयुक्त राज्य अमेरिका, यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका, ऐसे बोलते हैं। तो यूनाइटेड मतलब ही क्या हुआ? संयुक्त। इनमें से कौन गैर लोकतांत्रिक देश है? अब लोकतांत्रिक देश और गैर लोकतांत्रिक देश समझो। लोकतांत्रिक देश किसको कहते हैं? जहाँ पर लोग अच्छा से चुनाव होता है, लोग निष्पक्षता से वोट देते हैं, निष्पक्षता से चुनाव होता है, निष्पक्षता से रिजल्ट आता है, उस तरह के देशों को क्या कहा जाता है? लोकतांत्रिक देश कहते हैं। और जहाँ पर चुनाव ठीक ढंग से नहीं होता है,
है ना, लोगों को अच्छा सा ऑप्शन नहीं मिलता है अपने शासक को चुनने के लिए, तो उसको अलोकतांत्रिक देश कहते हैं। तो पाकिस्तान यहाँ पर हो जाएगा आंसर क्या, पाकिस्तान। पाकिस्तान में अभी भी जो है वो लोकतंत्र नहीं है, यहाँ पर कभी सेना का शासन लागू हो जाता है, कभी सरकार आ जाता है, उलट पुलट होते रहता है। भारत में देखिए लोकतंत्र है ना, भारत को मदर ऑफ डेमोक्रेसी कहा जाता है। अमेरिका, अमेरिका में भी लोकतांत्रिक तरीके से सरकार चलता है। चाइना में फिर लोकतंत्र नहीं है। इनमें से कौन लोकतांत्रिक देश है, देखिए सऊदी अरब, नाइजीरिया, भारत और ये, तो आंसर क्या हो जाएगा, भारत। नाइजीरिया और सऊदी अरब लोकतांत्रिक देश नहीं है। श्रीलंका में व्यवहारिक रूप से अभी किस प्रकार का शासन व्यवस्था है, तो श्रीलंका में कैसा है, अभी हम बात किए एकात्मक, ठीक है। चलो अब देखते हैं आगे। निम्न में से किस देश में एकात्मक शासन व्यवस्था है, देखिए भारत में नहीं होगा, संयुक्त राज्य अमेरिका में भी नहीं होगा, श्रीलंका अभी हम लोग पढ़ें तो श्रीलंका आंसर हो जाएगा। दो या अधिक राष्ट्रों के साथ आकर संघ बनाने का उदाहरण है, अभी हम बात की किसमें, अमेरिका में भी है, स्विट्जरलैंड में भी है, ऑस्ट्रेलिया में भी है, तो इनमें से सभी। भारतीय संविधान कब बनकर तैयार हुआ, तो 26 नवंबर 1949 को बनकर तैयार हुआ और 26 जनवरी 1950 को लागू हुआ। इस दिन क्या हुआ, लागू हुआ, ठीक है। 26 जनवरी 1950 को लागू हुआ और तैयार कब हुआ, 26 नवंबर 1949, ठीक है। भारत किस प्रकार का राज्य है, किस प्रकार का राज्य है, संप्रभुत्व, लोकतांत्रिक, धर्मनिरपेक्ष और संघीय। यह हमारे प्रस्तावना में दिया गया है कि भारत संप्रभुत्व, लोकतांत्रिक, धर्मनिरपेक्ष और संघीय राज्य है। किस शासन व्यवस्था में सरकार दो या दो से अधिक स्तरों वाली होती है, तो यहाँ पर हो जाएगा संघात्मक। जैसे हमारे देश में शासन व्यवस्था है तो दो स्तर का है, एक केंद्र स्तर और एक राज्य स्तर, त्रिस्तरीय है, एक और हम लोग का पंचायत स्तर भी है। तो इस तरह का जहाँ पर व्यवस्था होता है उसको क्या कहते हैं, संघात्मक सरकार कहते हैं। किस शासन व्यवस्था में केंद्र और राज्य सरकारों के अधिकतर क्षेत्र संविधान में स्पष्ट रूप से दर्ज होते हैं और अपने अपने विषयों पर उनका स्पष्ट अधिकार होता है, तो यहाँ पर भी संघात्मक। देखो अब यहाँ पर अपने अपने विषय, विषय का बात आप समझिए। अब नाम सुने होंगे संघ सूची, समवर्ती सूची और राज्य सूची। संघ सूची या फिर संघ सूची मतलब वैसे विषय उसमें आता है, सूची मतलब क्या, एक लिस्ट। तो वैसे विषय जिसके बारे में, जिसका पावर केंद्र सरकार के पास होता है उसको संघ सूची कहते हैं, और जिस वैसे विषय जिसका पावर राज्य सरकार के पास होता है उसको राज्य सूची कहते हैं। और समवर्ती सूची वैसा पावर जिसका पावर दोनों में रहता है, दोनों में सम्मिलित रूप से रहता है, तो उसको समवर्ती सूची कहते हैं। तो अधिकारों का क्षेत्र संविधान में स्पष्ट बताया जाता है कि कौन क्या, किसको, राज्य सरकार को क्या अधिकार है, केंद्र सरकार को क्या अधिकार है, तो ये संघात्मक शासन व्यवस्था में होता है। निम्न में से किस प्रकार की व्यवस्था में केंद्रीय सरकार राज्य सरकार को कुछ खास करने का आदेश नहीं दे सकता है, तो यहाँ पर हो जाएगा संघीय सरकार। संघीय व्यवस्था में केंद्र सरकार राज्य सरकार को बहुत ज़्यादा आदेश नहीं दे सकता है, ठीक है, क्योंकि यहाँ पर क्या है, दोनों को अपना अपना अधिकार प्राप्त है, वो अपने ही अधिकार में सीमित रहना चाहते हैं। संघीय शासन व्यवस्था का प्रमुख उद्देश्य क्या है, देश की एकता, क्षेत्रीय विविधताओं को समानता, विभिन्न स्तर पर सत्ता का बंटवारा और ये सभी, तो ये सभी है। देश की एकता भी होता है संघीय व्यवस्था से, और अलग अलग क्षेत्रीय विविधता का सम्मान भी होता है, और विभिन्न स्तर पर सत्ता का बंटवारा भी होता है। अलग अलग, देखिए एक ही आदमी पर अगर सारा कंट्रोल दे दिया जाए, सारा पावर दे दिया जाए, तो हो सकता है अगर वो आदमी उस पावर का मिसयूज कर दे, तो अगर पावर बटा हुआ रहेगा तो सब खराब नहीं होगा, कोई एक खराब हो सकता है लेकिन सब खराब नहीं होगा। तो इसलिए विभिन्न स्तर पर सत्ता का बंटवारा भी होता है। अब अगला देखते हैं, लास्ट क्वेश्चन है इसमें, संघीय व्यवस्था निम्न में से कौन सी एक विशेषता नहीं है, तो यहाँ सरकार एक ही नागरिक समूह पर शासन करती है, ये सही है। यहाँ सरकारों के अधिकार क्षेत्र संविधान में वर्णित है कि सरकारों का अधिकार क्षेत्र, कि सरकार को क्या अधिकार है, ये सब संविधान में लिखा हुआ है। यहाँ सरकारों के बीच विवाद की स्थिति में सर्वोच्च न्यायालय निर्णायक भूमिका निभाती है। अगर सरकारों के बीच में, जैसे मान लीजिए बिहार है और झारखंड है, इन दोनों सरकार के बीच में अगर आपस में किसी मुद्दे को लेकर झगड़ा हो रहा है, ठीक है, तो उसका निर्णायक भूमिका कौन निभाएगा, न्यायालय।
यहाँ सरकार एक स्तर वाली होती है, नहीं एक स्तर वाली नहीं होती है, द्वि या त्रिस्तरीय होती है। ठीक है, तो ये चीज होगा आंसर, यही 4 नंबर आंसर होगा। अब अगला पेज में आते हैं। अभी जैसे देखिए, अब हमने अभी चर्चा किया था समवर्ती सूची, चर्चा किए थे समवर्ती सूची क्या है, बताए थे समवर्ती सूची के बारे में। देखिए समवर्ती सूची में कितने विषय हैं, विषय के बारे में बताएं कि जैसे रक्षा एक विषय है, ठीक है, विदेश मामला, विदेश मंत्रालय वो एक विषय है, कृषि एक विषय है, संचार व्यवस्था एक विषय है। उसी तरह यहाँ पर बोल रहा है समवर्ती सूची में कितने विषय है, तो आंसर क्या हो जाएगा 52, याद कर लीजिएगा। शिक्षा किस सूची में शामिल है, ठीक है, शिक्षा जो है वो किस सूची में शामिल है, तो समवर्ती सूची में शामिल है। ठीक है, क्योंकि देखिए आप शिक्षा, आप सरकारी स्कूल में अगर आप पढ़ रहे हैं तो सरकारी स्कूल में कुछ टीचर्स जो हैं वो केंद्र सरकार है, केंद्र सरकार द्वारा नियुक्त किए हुए हैं, कुछ टीचर्स राज्य सरकार द्वारा नियुक्त किया गया है। ठीक है, और जैसे खाना मिलता है दोपहर का खाना, तो उसमें से कुछ राशि उस खाने के लिए केंद्र सरकार देते हैं, कुछ राशि राज्य सरकार देते हैं। तो इस तरह से दोनों सरकार आपस में मिलजुल कर क्या करता है, राज्य में शिक्षा स्थापित करता है, बच्चों को देने का प्रयास करता है। तो इसलिए ये क्या है, समवर्ती सूची में शामिल है। ठीक है, समवर्ती सूची के किस विषय पर केंद्र और राज्य के बीच विवाद होने पर किसका कानून लागू होता है। अगर कोई भी विषय है जिस पर केंद्र और सरकार, केंद्र और राज्य आपस में विवाद हो गया है, तो फिर किसको ज़्यादा पावर मिलेगा, किसका वाला मान्य होगा। मान लीजिए कि हम केंद्र सरकार हैं और बगल में एक राज्य सरकार है, दोनों के बीच में किसी मुद्दे को लेकर क्या चल रहा है, विवाद चल रहा है। तो इस सिचुएशन में जो केंद्र है उसके पर उसका पलड़ा भारी होता है। तो आंसर क्या हो जाएगा, केंद्र, केंद्र सरकार। अच्छा, विवाद होने पर यहां पर भी आंसर केंद्र सरकार हो जाएगा। भारत में अवशिष्ट बाकी बचे विषय किसके अधिकार में आता है, केंद्र सरकार का। देखो हम तीन गो सूची बताएं, राज्य सूची, केंद्र सूची और समवर्ती सूची। अब कुछ ऐसे भी विषय हैं जो अगर इन सूचियों में नहीं है तो वो विषय किसके अधिकार क्षेत्र में आ जाएगा, तो केंद्र सरकार के अधिकार क्षेत्र में आ जाएगा। भारत सरकार में जो है वो केंद्र को ज़्यादा पावरफुल बनाया गया है। ठीक है, हमारा जो संविधान बन रहा था उस समय हमारे संविधान निर्माताओं ने केंद्र को ज़्यादा पावर दिया है। क्यों, ताकि कि जो हमारा, क्योंकि देश जो है वो विविधताओं से भरा हुआ है। अगर छोटे छोटे राज्यों को या राज्यों को बहुत ज़्यादा पावर दिया जाता तो हो सकता है कि वो आगे चल के विरोध करते और अपने अलग देश, अलग राज्य, मतलब अलग कुछ करने का प्रयास करता, जो हमारे देश के एकता के लिए क्या होता, ठीक नहीं होता। इसलिए इस मद्देनजर से केंद्र सरकार को ज़्यादा पावर दिया गया है। केंद्र शासित प्रदेश का शासन चलाने का विशेष अधिकार किस सरकार को है, तो केंद्र शासित प्रदेश जानता है कौन होता है, जहां पर केंद्र का शासन होता है उसको केंद्र शासित प्रदेश कहते हैं। जैसे अंडमान निकोबार, लक्षद्वीप है ना, अभी कुछ दिनों पहले जम्मू कश्मीर और लद्दाख ये भी केंद्र शासित प्रदेश था। ठीक है, लेकिन अब वहां पर वापस विधानसभा चुनाव कराया गया। ठीक है, तो जहां पर केंद्र का शासन होता है मतलब वहां पर मेन आदमी जो होता है वो राज्यपाल होता है, वहां का राज्यपाल होता है। राज्यपाल जो है वो केंद्र का एजेंट होता है, केंद्र का एजेंट होता है। ठीक है, जैसे हमारे झारखंड में जो मुख्यमंत्री है हेमंत सोरेन है। ठीक है, तो हेमंत सोरेन अपना कामकाज कर रहा है, उसके पास पावर है। अगर मान लेते हैं यहाँ पर सरकार नहीं चल पा रहा है, ठीक है, तो फिर किसी को तो देश को इस राज्य को संभालना पड़ेगा ना, तो फिर वहाँ पर राज्यपाल क्या कर लेता है, टेक ओवर ले लेता है। और इस तरह से झारखंड में भी बहुत बार ये राष्ट्रपति शासन लगा है, जिसमें मेन आदमी जो होता है वो राज्यपाल होता है। केंद्र और राज्य सरकारों के बीच होने वाले विवादों का निपटारा कौन करता है। देखिए केंद्र और राज्य सरकार के बीच में अगर कोई विवाद होता है तो ये प्रश्न पहले भी आ चुका, क्या होगा, न्यायपालिका। विभिन्न स्तर की सरकारों के बीच अधिकारों के विवाद की स्थिति में कौन अधीर निर्णायक की भूमिका निभाता है, तो यहां पर भी क्या हो जाएगा, सर्वोच्च न्यायालय। ठीक है, संविधान और विभिन्न स्तर की सरकारों के अधिकारों की व्याख्या करने का अधिकार किसे है, अभी यहां पर भी वही न्यायालय। ठीक है, निम्न में से कौन सुमेलित नहीं है, मतलब कोई अच्छा मिला नहीं है, तो भारतीय संघ
राष्ट्रपति, राज्य उपराष्ट्रपति, नगर निगम मेयर, ग्राम पंचायत सरपंच या मुखिया। तो आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पर? राज्य। राज्य में उपराष्ट्रपति नहीं होता, ठीक है। देखिए, भारत यह संघ है तो वहाँ पर राष्ट्रपति का पद होता है, नगर निगम में मेयर का पद होता है, ग्राम पंचायत में सरपंच या मुखिया का पद होता है, लेकिन राज्य में उपराष्ट्रपति का पद नहीं होता है, राज्यपाल का पद होता है, ठीक है। तो इसलिए ये आंसर हो गया। एक से अधिक राजनीतिक दलों द्वारा मिलकर बनाई गई सरकार को क्या कहते हैं? तो गठबंधन की सरकार कहते हैं। जैसे अभी झारखंड में गठबंधन की सरकार है, ठीक है, कांग्रेस और जेएमएम, झारखंड मुक्ति मोर्चा, और भी क्या नाम है, राजद, ये छोटा छोटा और पार्टी है, ये सब मिलके अभी सरकार चला रहा है। तो इस तरह की सरकार को हम लोग गठबंधन सरकार कहते हैं। राज्य पुनर्गठन आयोग का रिपोर्ट को कब लागू किया गया? तो आंसर क्या हो जाएगा? 1 नवंबर 1956। भारत में कितने राज्य हैं? तो भारत में 28 राज्य हैं, ठीक है। और कितने केंद्र शासित प्रदेश है? तो आंसर हो जाएगा 7। देखिए, अब केंद्र शासित प्रदेश समझे, जहां पर राज्य मतलब कि जैसे मुख्यमंत्री वाला कॉन्सेप्ट वहां नहीं है, विधानसभा चुनाव नहीं होता है वहां पर, मतलब कोई ऐसा क्षेत्र है जहां पर उस खास क्षेत्र के लिए मुख्यमंत्री पद नहीं है ना, या फिर विधानसभा नहीं चुनाव होता है वहां पर, तो उस जगह को हम लोग केंद्र शासित प्रदेश कहते हैं। और यहाँ पर कंट्रोल किसका होता है? केंद्र सरकार का होता है। केंद्र सरकार मतलब मोदी जी जो वहां बैठे हुए हैं, वहां से उनको कंट्रोल करता है, ठीक है। भारतीय संघ में इस समय है क्या है? 28 राज्य है और 7 संघीय, 28 यहाँ 8 नहीं है, 7 संघीय नहीं, 8 संघीय क्षेत्र है। देखिए, अब 8 संघीय क्षेत्र किसको कहते हैं वो देखो। एक दिल्ली है, दिल्ली में पावर जो है वो सरकार के पास, सेन मतलब वहाँ का पुलिस जो है वो दिल्ली पुलिस कहलाता है, मतलब कि प्रशासन वहाँ के मुख्यमंत्री के कंट्रोल में नहीं है, लेकिन फिर भी ये छोड़ के बाकी वो चीज़ें देखता है, ठीक है। तो आंसर हो जाएगा बी। झारखंड राज्य का गठन कब हुआ? ये तो सब जानता है, 2000 में हुआ। भारत की राष्ट्रभाषा क्या है? तो हिंदी है। संविधान में कुल कितनी भाषाओं को अनुसूचित भाषाओं का दर्जा दिया गया है? तो 22 भाषाओं को अनुसूचित भाषाओं का दर्जा दिया गया। अगला क्वेश्चन लास्ट इस पेज का, हमारे देश के 22 प्रमुख भाषाओं को संविधान की किस अनुसूची में रखा गया है? तो यहाँ पर एक अनुसूची भी होता है, 8वीं अनुसूची, ठीक है। हमारे संविधान में कुछ कुछ लिस्ट है, उसको अनुसूची कहते हैं। तो यहाँ पर जब भाषा वाला जो लिस्ट है जिसको अनुसूची कहते हैं, तो उसमें 8वीं अनुसूची में 22 प्रमुख भाषाओं को सम्मिलित किया गया है, ठीक है। अब देखते हैं अगला। देखिए, आप अगर ये क्लास को पूरा सुनेंगे तो जरूर आपको याद होगा और एग्जाम में जरूर आपको मदद मिलेगा। आप अपने से पढ़े होंगे तो भूल जाएंगे, यहाँ एक बार पढ़ेंगे सुनेंगे वही चीज़ है तो आपको याद रहेगा ज़्यादा देर तक। भारत की अनुसूचित भाषाओं में झारखंड की कौन सी भाषा है? जैसे हम बोले कि 22 को भाषा को सम्मिलित किया गया है, तो उसमें से झारखंड की कौन कौन सी भाषा है? तो झारखंड की भाषा कौन सा है? संथाली। हमारे देश में राजभाषा हिंदी बोलने वालों का प्रतिशत कितना है? कितना प्रतिशत आदमी हिंदी बोलता है? तो 44% आदमी हिंदी बोलता है। निम्न में से कौन भारत की अनुसूचित जाति के रूप में शामिल नहीं है? तो अनुसूचित जाति के रूप में कौन शामिल नहीं है? अरबी। बाकी सब ये अनुसूचित जाति में नहीं, अनुसूचित भाषा में शामिल है, मैथिली, संथाली और असमिया। अभी हम 22 को जो बताएं कि 22 भाषा जो है वो 8वीं अनुसूची में शामिल है, तो ये 3 गो भाषा है, और भी इसी तरह का और भी भाषा होगा, ठीक है। तो अरबी ये तो बाहर का भाषा है, ये कैसे होगा हमारे देश के अनुसूची में शामिल, अनुसूचित भाषा में शामिल, ठीक है। ऐसी व्यवस्था जिसमें केंद्र और राज्य सरकार की शक्तियां लेकर स्थानीय सरकार को दे दी जाती हैं क्या कहलाता है? उसको विकेंद्रीकरण कहते हैं। अब देखो, विकेंद्रीकरण एक वर्ड समझो कि केंद्रीकरण, केंद्र मतलब क्या होता है? सेंटर। अगर मतलब सारा पावर, सारा कंट्रोल सेंटर से मैनेज हो रहा है तो उसको हम लोग केंद्रीकरण कहते हैं। और अगर सारा पावर, जैसे ये मान लो वृत्त है, तो बीच से अगर सारा चीज मैनेज हो रहा है, ठीक है, तो इसको हम लोग क्या कहेंगे? केंद्रीकरण। लेकिन अलग अलग सब जगह अपने अपने काम कर रहा है और रिपोर्ट जो है अपना यहाँ को भेज रहा है, तो इसको हम लोग क्या कहेंगे? विकेंद्रीकरण कहेंगे। सत्ता का विकेंद्रीकरण में निम्न में से कौन शामिल है? तो यहाँ पर हो जाएगा केंद्र सरकार, राज्य सरकार और स्थानीय सरकार, ठीक है। स्थानीय सरकार किसको कहेंगे? जो पंचायत होता है, मुखिया चुनाव होता है, उसको।
भारतीय संघवाद का तीसरा स्तर कौन है? तो केंद्र सरकार पहला स्तर है, ठीक है। सेकंड स्तर में क्या ना होएगा? राज्य सरकार, और तीसरा स्तर में आएगा स्थानीय सरकार, ठीक है। भारत में स्थानीय शासन प्रणाली कितने स्तर का है? अब स्थानीय शासन प्रणाली भी कितने स्तर का है? तो यहाँ पर त्रिस्तरीय है, ठीक है। देखिए, मुखिया होता है, सरपंच होता है, एक वार्ड मेंबर होता है, ठीक है। सरकार के तीसरे स्तर को किस नाम से जाना जाता है? तभी हम बात किए स्थानीय स्वशासन, ठीक है। चलिए, ग्रामीण स्तर पर संचालित प्रशासन को क्या कहते हैं? तो अभी अभी बात की, एक ही क्वेश्चन है, स्थानीय प्रशासन। संविधान में संशोधन करके लोकतांत्रिक शासन व्यवस्था के तीसरे स्तर को कैसा बनाया गया है? तो यहां पर हो जाएगा शक्तिशाली और प्रभावी। पंचायती राज को शक्तिशाली और प्रभावी बनाने के लिए संविधान में 73वां, ये वाला याद रखिएगा, पंचायती राज स्थापना करने के लिए 73वां संविधान संशोधन कब किया गया? ठीक है, देखिए बोलेगा 73वां संविधान संशोधन किससे संबंधित है? तो वही स्थानीय शासन, पंचायती राज व्यवस्था, ठीक है। तो ये जो हुआ वो कब हुआ? 1992 में हुआ। भारत में वास्तविक विकेंद्रीकरण की दिशा में एक बड़ा कदम कब उठाया गया? तो आंसर 1992। देखो, विकेंद्रीकरण, स्थानीय पंचायती राज का जो शासन है वही विकेंद्रीकरण का शासन है, ठीक है। इसलिए 1992 दोनों जगह में हो जाएगा, याद रखिएगा। भारत में विकेंद्रीकरण के संबंध में कौन सत्य नहीं है? अब स्थानीय स्वशासी निकायों को चुनाव नियमित रूप से कराना संवैधानिक बाध्यता नहीं है, नहीं बाध्यता है, संवैधानिक बाध्यता है। तो यही आंसर क्या होगा? यही बोल रहे, गलत, सत्य नहीं है, मतलब आंसर यही होगा। वास्तविक विकेंद्रीकरण की दिशा में एक बड़ा कदम 1992 में उठा गया, मतलब पंचायती राज व्यवस्था का नियम जो है वो संशोधन लाया गया था, ठीक है, 1992 में। कम से कम 1/3 पद महिलाओं के लिए आरक्षित है, ठीक है। इस स्तर में जब चुनाव होता है तो महिलाओं को आरक्षण दिया जाता है। पंचायत और नगर पालिका चुनाव कराने के लिए राज्य चुनाव आयोग नामक स्वतंत्र संस्था का गठन करता है। अब ये जो चुनाव कराता है, कौन कराता है? राज्य चुनाव आयोग कराता है। एक तो मुख्य चुनाव आयुक्त होता है जो केंद्र में होता है, अब एक राज्य चुनाव आयुक्त होता है जो राज्य में चुनाव कराता है, पंचायत नगर पालिका वाला, ठीक है। पंचायती राज में नियमित चुनाव करवाने की जिम्मेदारी किसके पास होता है? तो यह हो जाएगा राज्य चुनाव आयोग, ठीक है। आयोग, देखो कोई भी यहाँ पर राज्य सरकार नहीं मानना है, चुनाव कराने का काम कौन करता है? कोई आयोग करवाता है, चुनाव आयुक्त आयोग करवाता है, ठीक है। तो जैसे सांसद का जब चुनाव होता है, जब केंद्र सरकार का जब चुनाव होता है तो केंद्र चुनाव, मुख्य चुनाव आयुक्त वहाँ पर जो दिल्ली वाला बैठा हुआ है वो लोग चुनाव करवाता है, और कोई राज्य में भी चुनाव होता है तो दिल्ली वाला करवाता है। लेकिन राज्य के अंदर जैसे स्थानीय चुनाव का काम होता है तो वो फिर राज्य चुनाव आयोग करवाता है, ठीक है। अगला, पंचायत राज की प्रमुख इकाई क्या है? तो आंसर हो जाएगा ग्राम सभा। भारत में विकेंद्रीकरण के तहत कई ग्राम पंचायतों को मिलाकर किसका गठन होता है? तो यहाँ पर हो जाएगा पंचायत समिति, ठीक है। गांवों को मिला के क्या बनाया गया है? पंचायत बनाया गया है। ग्राम पंचायत, नगर पालिका, नगर निगम आदि किस शासन व्यवस्था के अंतर्गत आते हैं? तो ये सब हो जाएगा स्थानीय और पंचायती राज में आता है, ठीक है। स्थानीय शासन और पंचायती राज हो गया इतना सारा। अब अगला पेज, स्थानीय शासन व्यवस्था में कितना पद महिलाओं के लिए? अभी बात किए थे 1/3, ठीक है। पंचायतों में महिलाओं के लिए कितने प्रतिशत आरक्षण का प्रावधान है? तो कितने? 33। देखो 1/3 मतलब क्या होता है? 1/3 मतलब 3 में 1 हिस्सा। तो उसी तरह 100 को 3 भाग में बांटेंगे तो कितना आएगा? 33 करके आएगा। वैसे 99 होगा, लेकिन ये मोटा मोटी उसी तरह, तो यहाँ 33 हो जाएगा, ठीक है। स्थानीय शासन वाली व्यवस्थाओं जो शहरों में काम करती है कहलाती है, क्या कहलाएगा? नगर पालिका और नगर निगम। देखिए, स्थानीय शासन व्यवस्था जो शहर में होता है उसको नगर पालिका या नगर निगम कहते हैं, ठीक है। और हम लोग का गांव में क्या होता है उसको ग्राम पंचायत कहते हैं। नगर निगम के प्रमुख को क्या कहते हैं? मेयर कहते हैं। क्या कहते हैं? मेयर। अभी इसके पहले भी मेयर का बात उठा था। जो नगर निगम का जो प्रमुख होता है उसको मेयर कहते हैं। नगर निगम के प्रधान को क्या कहते हैं? तो यहाँ आंसर हो जाएगा वही सेम क्वेश्चन है, प्रमुख और प्रधान एक ही वर्ड हुआ तो मेयर हो जाएगा। अब अगला चैप्टर आ गया जाति, धर्म और लैंगिक मसले। देखिए इस पेज में 2 को है, आगे फिर पेज में होगा
तो समाज द्वारा स्त्री और पुरुष की को दी गई असमान भूमिका को क्या कहते हैं? तो लैंगिक विभाजन कहते हैं। देखिए, स्त्री अलग लिंग है, पुरुष अलग लिंग है, तो यहाँ दोनों में विभाजन हो रहा है, तो इसलिए लैंगिक विभाजन। जब हम लैंगिक विभाजन की बात करते हैं तो हमारा अभिप्राय होता है, क्या होता है? समाज द्वारा स्त्री और पुरुष को दी गई असमान भूमिका को। ठीक है, देखिए समाज जो है वो स्त्री को अलग भूमिका दिया है और पुरुष को अलग भूमिका दे रहा है। जैसे स्त्री को क्या भूमिका मिला है? बच्चों का पालन पोषण करना, है ना, और घर में खाना बनाना, ये उनका भूमिका दिया गया समाज के द्वारा। और समाज फिर पुरुषों का क्या भूमिका है कि तुमको बाहर जाना है, कमाना है, 2 पैसा घर लाना है। ठीक है, तो ये जो समाज विभाजन है। अब अगला देखते हैं, चलिए उसी चैप्टर का है। कौन सा चैप्टर है? अभी हम जो डिस्कस किए, जाति, धर्म और लैंगिक मसले। थोड़ा इसको जूम कर लेते हैं। चलिए, मनुष्य जाति की आबादी में औरतों का हिस्सा लगभग कितना है? तो आधा है। देखिए, जितना मनुष्य लगभग उतना ही महिला भी है, लेकिन थोड़ा सा कम महिला है। सार्वजनिक जीवन एवं राजनीति में नारियों की क्या भूमिका है? तो नगण्य भूमिका है। सामाजिक जीवन, ठीक है, सार्वजनिक जीवन, सार्वजनिक जीवन और राजनीति में नारी मतलब स्त्री की क्या भूमिका है? तो अभी भी कोई खास ज्यादा भूमिका सार्वजनिक जीवन में नहीं है, तो नगण्य हो गया। अधिकारों और अवसरों के मामले में स्त्री और पुरुष की बराबरी मानने वाले को कहते हैं, क्या कहते हैं? नारीवादी। ठीक है, फेमिनिज्म जो अधिकारों और अवसरों के मामले में जो स्त्री और पुरुष को बराबरी का मानता है कि नहीं, जो अधिकार पुरुषों को मिला है, जिस तरह का काम पुरुष करता है, जिस तरह का अवसर पुरुषों को मिलता है, वैसा ही अवसर महिलाओं को भी मिलना चाहिए, इस तरह का जो विचारधारा रखता है उसको नारीवादी विचारधारा कहते हैं। इंग्लिश में इसको हम लोग फेमिनिज्म कहते हैं। क्या कहते हैं? फेमिनिज्म। ठीक है, महिलाओं की समाज में बराबरी की मांग के आंदोलन को क्या कहते हैं? अभी हम बात किए नारीवादी आंदोलन। ठीक है, नारीवादी आंदोलन की क्या प्रमुख मांगे थीं? तो नारी शिक्षा और रोजगार, मतलब बच्चियों को पहले, लड़कियों को पढ़ाई लिखाई से दूर रखा जाता था, तो उनको पहले शिक्षा दो और रोजगार दो। पुरुषों से बराबरी, उसको जिस तरह से पुरुषों को ट्रीट किया जाता है उस तरह महिलाओं को भी ट्रीट किया जाओ। मताधिकार, वोट देने का भी अधिकार मिले, तो ये सभी हो जाएगा। नारीवादी आंदोलन का लक्ष्य निम्न में से क्या प्राप्त करना है? तो स्वतंत्रता, सत्ता, समानता और एकता। तो यहाँ पर समानता का बात होगा। देखो, नारीवादी आंदोलन लक्ष्य क्या है? लक्ष्य है समानता। किसके समानता? पुरुष के समानता। इसलिए मेन लक्ष्य जो है समानता प्राप्त करना। किस देश की सार्वजनिक जीवन में महिलाओं की भागीदारी का स्तर बहुत ऊंचा नहीं है? मतलब कोई ऐसा देश है जहां पर महिलाओं का जो बहुत अच्छा हालात नहीं है, तो आ जाएगा ईरान। ठीक है, महिलाओं की तुलना में पुरुषों को ज्यादा महत्व, ज्यादा शक्ति देने वाले व्यवस्था को क्या कहते हैं? पुरुष प्रधान कहते हैं, या फिर पितृ प्रधान। ठीक है, मातृ प्रधान और पितृ प्रधान। पितृ प्रधान मतलब जैसे कि पिता का ज्यादा रोल होता है, पिता का संपत्ति, जैसे बेटा बेटे के बीच में किसका संपत्ति मिलेगा? पिता का संपत्ति मिलता है, तो इसलिए पितृ प्रधान। भारतीय समाज का स्वरूप अभी भी कैसा है? तो पितृ प्रधान है, इसमें कोई दिक्कत है ही नहीं। अभी भी क्या समाज है हमारा? पितृ प्रधान देश है। भारत में पुरुषों की साक्षरता दर 76% है और महिलाओं की साक्षरता दर कितना है? मात्र 54%। ठीक है, ये इसी से पता चलता है कि अभी तक हमारा जो समाज है वो पितृ प्रधान है। ठीक है, अभी भी आप देखते होंगे कि घर में बच्चा है, बेटा है और बेटी है, तो गार्जियन अधिकतर भी, अभी भी गार्जियन कुछ ऐसे हैं जो बेटों को पढ़ाने में ज़्यादा जोर देते हैं, उनके पीछे थोड़ा ज़्यादा इन्वेस्टमेंट करते हैं, और बेटियों के पीछे थोड़ा सा इन्वेस्टमेंट करने से कतराते हैं। ठीक है, भारत के विधायक, अच्छा ये हो गया 54%। ये याद रखना है कि भारत में पुरुष की साक्षरता कितना है? 76% और महिलाओं की साक्षरता 74%। 2011 की जनगणना के अनुसार भारत में लिंगानुपात कितना है? लिंगानुपात किसको कहते हैं? 1000 पुरुषों के मुकाबले स्त्रियों की संख्या। आंसर क्या हो जाएगा? 919। 1000 पुरुष के ऊपर कितना महिलाएं हैं? मात्र 919 महिलाएं हैं।
किस प्रदेश का लिंग अनुपात 800 से भी कम है? देखिए, लिंग अनुपात कम होना अच्छा बात नहीं है, ठीक है। तो आंसर क्या हो जाएगा? पंजाब। निम्नलिखित में से कौन भारतीय संविधान का एक प्रावधान है जिसका उद्देश्य लिंग समानता को बढ़ावा देना है? ठीक है, तो आंसर क्या हो जाएगा? अनुच्छेद 15। अनुच्छेद 15 में लिंग समानता को लेकर बात कहा गया है। भारत की विधायक प्रतिनिधियों की संख्या बहुत कम है, किसका? पुरुष, युवा, महिला, अनुभवी। तो अभी हम महिला का बात चल रहा है तो महिला होगा, ठीक है। महिला प्रतिनिधि, प्रतिनिधि का मतलब क्या है? कि नेता, जिसको जैसे सांसद और विधायक। तो आप देखेंगे कि अधिकतर जो सांसद और विधायक है वो पुरुष ही होता है, बहुत कम होता है। आप बहुत कम महिला नेता को जानते होंगे, जैसे आप जानते होंगे ममता बनर्जी को जानते होंगे। इसके पहले अमेठी से कौन थी वो, नाम भूल रहे हैं उसका, क्या जो नाम था, अच्छा, सोनिया गांधी को जानते होंगे। इस तरह का बहुत कम ही नेता हैं जो आप महिला में जानते होंगे। स्मृति ईरानी, ठीक है। 2006 में भारत की संसद की महिलाओं की संख्या कितनी है? देखिए, 2006 में भारत की संसद में महिला की कितनी संख्या है? तो आंसर है, देखो, मात्र 8.3%। सोचिए क्या खराब अवस्था है। 2019 में लोकसभा सांसदों में की संख्या में प्रतिशत कितना है? तो आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर 14। महिला का भी यहाँ बात हो रहा है, ठीक है। 14%, थोड़ा सा बढ़ा है। भारत के राज्यों के विधानसभाओं में महिलाओं का प्रतिनिधित्व कितना फीसदी है? तो यहाँ पर भी ज़्यादा कुछ नहीं है, 5% है। कितना फीसदी है? 5%। राज्य के विधानसभा, राज्य के विधानसभा मतलब क्या होता है? जैसे हर राज्य का अपना एक विधानसभा होता है। जैसे हमारा झारखंड राज्य का विधानसभा कहाँ है? रांची है। उसी तरह बिहार का कहाँ है? पटना है। तो उसी तरह अब हर राज्यों को अगर देखें तो अगर उसमें महिलाओं की संख्या देखें तो मात्र 5% है या उससे भी कम है। निम्न में से किस राजनीतिक संस्था में महिलाओं के लिए सीटें आरक्षित हैं? तो देखिए, लोकसभा राज्यसभा में नहीं है, पंचायती राज में आरक्षित है। बोले थे 1/3। भारत में कहाँ औरतों के लिए 1/3 आरक्षण की व्यवस्था है? तो ये भी वही सेम क्वेश्चन है, 1/3 मतलब 1/3। तो पंचायती राज। स्थानीय सरकारों यानी पंचायतों और नगर पालिकाओं में महिलाओं के लिए कितने प्रतिशत? देखिए, 1/3 मतलब 33%, 33.3%, ठीक है। अब अगला आते हैं, अगला प्रश्न देखते हैं। ठीक है, देखते हैं। विवाह, तलाक, गोद लेना और उत्तराधिकार जैसे परिवार से जुड़े मसला मतलब मामला से संबंधित कानून किस श्रेणी के कानून में आता है? तो ये पारिवारिक श्रेणी में आता है। किस आंदोलन का कहना है कि सभी धर्मों में वर्णित पारिवारिक कानून महिलाओं से भेदभाव करता है? तो ये हो जाएगा महिला आंदोलन। न, हर धर्म में क्या है? महिलाओं से भेदभाव है। जैसे हिंदू धर्म में है, मुसलमान धर्म में भी है, ठीक है। जैसे अब बहुत सारा आप बोलेंगे तो इसमें विवाद हो जाएगा, इसलिए ज़्यादा हम बात नहीं बोलना चाहेंगे। धार्मिक अंतरों पर आधारित विभाजन विश्व में किस प्रकार के विभिन्नता आज बड़ी व्यापक हो चली है? तो आंसर हो जाएगा धार्मिक विभिन्नता आज बहुत व्यापक हो चली है। किसने कहा कि धर्म को कभी भी राजनीति से अलग नहीं किया जा सकता? तो आंसर हो जाएगा महात्मा गांधी। गांधी जी का धर्म से मतलब हिंदू या इस्लाम जैसे धर्म से ना होकर मूल्यों से था जो सभी धर्मों से जुड़े थे। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? नैतिक मूल्यों, ठीक है। क्या हो जाएगा? नैतिक मूल्यों से था। किसका मानना था कि राजनीतिक धर्म द्वारा स्थापित मूल्यों से निर्देशित होनी चाहिए? तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? गांधी। किसका मानना था कि राजनीतिक धर्म द्वारा स्थापित मूल्यों से निर्देशित होना चाहिए? गांधी। जब धर्म को राष्ट्रवाद का आधार मान लिया जाता है तब कौन सी समस्या शुरू होती है? मतलब धर्म को राष्ट्रवाद का आधार मान लिया जाए तो क्या हो जाएगा? सांप्रदायिकता फैल जाएगी, ठीक है। देश में अशांति का माहौल बन जाएगा। अगला क्वेश्चन, राज्य में अपनी सत्ता इस्तेमाल किसी एक धर्म के पक्ष में करने लगता है तो राजनीति से धर्म को इस तरह जोड़ना क्या कहलाता है? तो सांप्रदायिकता कहलाता है। धर्म को समुदाय का मुख्य आधार मानने वाला व्यक्ति क्या कहलाता है? सांप्रदायिक व्यक्ति कहलाता है।
व्यक्तियों के बीच धार्मिक आस्था के आधार पर भेदभाव नहीं करने वाला व्यक्ति को हम लोग कहते हैं धर्मनिरपेक्ष, है ना। क्या आस्था के आधार पर भेदभाव नहीं करने वाले व्यक्ति को क्या कहते हैं, धर्मनिरपेक्ष। मतलब धर्मनिरपेक्ष मतलब किसी भी धर्म के पक्ष में नहीं है, सारे धर्मों के पक्ष में है, ठीक है। सांप्रदायिक राजनीति के अनुसार सिर्फ क्या सामाजिक समुदाय का निर्माण करता है, तो धर्म राजनीति सामाजिक समुदाय का काम करता है, और यह मान्यता किस पर आधारित है, तो यह मान्यता सांप्रदायिकता पर आधारित है। सांप्रदायिक राजनीतिक इस सोच पर आधारित होती है कि धर्म ही सामाजिक समुदाय का निर्माण करता है। इस मान्यता के अनुसार सोच रखना क्या कहलाता है, तो आंसर हो जाएगा सांप्रदायिकता। सब एक ही जैसा आ रहा है। सांप्रदायिक के अभिव्यक्ति रूपों में प्रदर्शित होता है, तो धार्मिक पूर्वाग्रह, है ना। सांप्रदायिकता मतलब धर्म से जोड़ लेना, अन्य धार्मिक समुदायों के बारे में धारणाएं, एक धर्म को दूसरे धर्म से श्रेष्ठ मानना, ये सभी आंसर हो जाएगा, ठीक है। सांप्रदायिक सोच अक्सर अपने धार्मिक समुदाय का क्या स्थापित करने के फिराक में रहती है, मतलब उसका क्या करना है, वो राजनीतिक प्रभुत्व चाहता है। जो सांप्रदायिक सोच रखना चाहता है वो क्या करता है, अपने धार्मिक समुदाय को राजनीति में स्थापित करना चाहता है, ठीक है। अब ये देखो, सांप्रदायिक या धार्मिक आधार पर सांप्रदायिकता का दूसरा रूप है, क्या है, राजनीतिक गोलबंदी, ठीक है। मतलब अलग अलग धर्म में जैसे हिंदू धर्म का एक अलग पार्टी है, मुसलमान धर्म का अलग पार्टी है, तो इसको हम क्या कहेंगे, राजनीतिक गोलबंदी। कई बार सांप्रदायिकता सबसे गंदा रूप लेकर संप्रदाय के आधार पर क्या कराती है, तो क्या हो जाएगा, यहाँ पर हिंसा भी कराएगी, दंगा भी कराएगी, नरसंहार भी कराएगी, तो आंसर क्या हो जाएगा, ये सभी। कई बार सबसे गंदा रूप ले लेता है, क्या, संप्रदायवाद, क्या हो जाएगा, संप्रदायवाद। अगला प्रश्न, चलिए, खाली जगह राजनीति में अनेक रूप धारण कर सकती है, क्या, तो यहाँ पर नहीं, खाली जगह राजनीति में अनेक रूप धारण कर सकती है, तो सांप्रदायिकता। विभाजन के समय भारत और पाकिस्तान में भयावह सांप्रदायिक दंगे हुआ, तो पाकिस्तान होगा, ठीक है। हमारे संविधान निर्माताओं ने सांप्रदायिकता की चुनौती से निपटने के लिए कौन सा मॉडल चुना था, तो यहाँ पर धर्मनिरपेक्षता का। हम लोग जानते थे, हमारा संविधान निर्माता जानता था कि देश में अगर धर्म का बात चलेगा, क्योंकि बहुत सारे धर्मों के लोग यहाँ पर रहते हैं, अगर किसी एक धर्म के पक्ष में जाएंगे तो बाकी दूसरे धर्म के लोग नाराज हो जाएंगे और देश में हिंसा फैल सकती है, इसलिए धर्मनिरपेक्षता का मॉडल को अपनाया गया। श्रीलंका का राजधर्म क्या है, ये तो हम बताएं, बौद्ध धर्म, ठीक है। पाकिस्तान का राजकीय धर्म क्या है, इस्लाम। भारत का राजकीय धर्म कौन सा है, यहाँ पर कोई भी राजकीय धर्म नहीं है, ठीक है। भारत के संविधान के अनुसार भारत कैसा देश है, तो ये धर्मनिरपेक्ष देश है, ठीक है, किसी भी धर्म के पक्ष में नहीं है। भारत का संविधान किसी धर्म को क्या नहीं देता है, तो मान्यता, विशेष दर्जा, कानूनी दर्जा, वित्तीय सहायता, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, विशेष दर्जा नहीं देता है। 1976 में हुए किस संविधान संशोधन द्वारा प्रस्तावना में धर्मनिरपेक्ष शब्द को जोड़ा गया था, तो आंसर हो जाएगा 42वां संविधान संशोधन। बहुत इंपॉर्टेंट है 42वां संविधान संशोधन। संविधान धर्म के आधार पर किए जाने वाले किसी तरह के भेदभाव को क्या घोषित करता है, तो आंसर हो जाएगा अवैधानिक। भारतीय संविधान के बारे में इनमें से कौन सा कथन गलत है, तो यह धर्म के नाम पर भेदभाव की मनाही करता है, ये सही बात है, धर्म के नाम पर भेदभाव नहीं करने बोलता है। यह एक धर्म को राजकीय धर्म बताता है, यही गलत है, आंसर 2। सभी लोगों को कोई भी धर्म मानने की आज़ादी है, ये भी बात सही है। और किसी धार्मिक समुदाय के सभी नागरिकों के बराबरी का अधिकार देता है, ये भी सही है। निम्न में से कौन सभी नागरिकों और समुदायों को किसी भी धर्म का पालन करने का प्रचार करने का आज़ादी देता है, तो आंसर क्या हो जाएगा, संविधान, ठीक है। अब जातिगत असमानताएं देखते हैं, टॉपिक में ही है। भारत किस प्रकार का राज्य है, तो भारत जो है वो लोकतांत्रिक भी है, धर्मनिरपेक्ष भी है, कल्याणकारी राज्य भी है, तो उपरोक्त सभी हो जाएगा, ठीक है। सिर्फ किस समाज में ही जाति पर आधारित विभाजन देखने को मिलता है, तो भारतीय समाज में जो है वो जाति पर आधारित क्या मिलता है, विभाजन देखने को मिलता है। हम लोग के यहाँ जाति व्यवस्था है, जैसे ब्राह्मण,
ब्राह्मण, राजपूत, चौधरी, है ना, तेली, बहुत सारा जाति है। तो ये जाति व्यवस्था भारत में देखने को मिलता है। एक सीढ़ी नुमा रचना जिसमें सभी जाति समूह को उच्चतम से निम्नतम के रूप में रखा जाता है उसे कहते हैं, उसे क्या कहते हैं? जातिगत पदानुक्रम। ठीक है। किस व्यवस्था में पैसा के वंशानुगत विभाजन को राजनीतिक रिवाजों की मान्यता प्राप्त है? तो आंसर क्या हो जाएगा? जाति। अन्य जाति समूहों में भेदभाव और उन्हें अपने से अलग मानने की धारणा निम्न में से किस व्यवस्था पर आधारित है? आंसर हो जाएगा वर्ण व्यवस्था। वर्ण व्यवस्था जो जाति व्यवस्था है उसी को क्या कहते हैं? वर्ण व्यवस्था कहते हैं। जाति को समुदाय का मुख्य आधार मानने वाला व्यक्ति होता है, क्या होता है? जातिवादी होता है। ठीक है। अब देखते हैं अगला प्रश्न। कई बार जातिवाद किस विकट परिस्थिति को भी बढ़ावा देता है? तो तनाव, देखो जातिवाद से तनाव भी होता है, टकराव भी होता है, हिंसा भी होता है। तो ये इनमें से सभी, क्योंकि देखो जातिवाद में क्या होता है कि कोई श्रेष्ठ है, कोई उससे कम श्रेष्ठ है, कोई उससे कम है, कोई उससे कम है। तो इससे क्या होगा कि समाज में समानता की कमी हो जाएगा, है ना, और लोग एक दूसरे से असंतुष्ट रहेंगे, छुआछूत का भावना आता है, तो क्या होगा? ये सब चीज़ें हो सकता है। किस महापुरुष ने जातिगत भेदभाव से मुक्त समाज व्यवस्था बनाने के लिए काम किया है? तो ये ज्योतिबा फुले, इन्होंने बच्चियों को पढ़ाने का बीड़ा उठाया था। डॉक्टर अंबेडकर, है ना, पेरियार, स्वामी नायकर, ये तो इनमें से सभी। भारत में चुनाव में खाली जगह को भूमिका महत्वपूर्ण होती है, तो जाति का अभी भी हमारे चुनाव में जाति का भूमिका बहुत अधिक होता है। ठीक है। जब लोग किसी जाति विशेष को किसी एक पार्टी का कहते हैं तो इसका मतलब होता है कि उस जाति के ज़्यादातर लोग उसी पार्टी को वोट देते हैं। तो इसको हम लोग क्या कहेंगे? वोट बैंक कहेंगे। जैसे बिहार में है, जैसे लालू यादव का पार्टी आरजेडी, है ना, उसको लोग समझता है कि ये क्या है? यादवों का पार्टी है। तो एक तरह से उसको यादव, जितने भी यादव लोग हैं वो आरजेडी को वोट करते हैं। तो इस तरह से उसका एक क्या है? वोट बैंक है। ठीक है। 2011 की जनगणना के अनुसार भारत की आबादी में अनुसूचित जातियों का प्रतिशत क्या है? तो आंसर हो जाएगा 16.6%। 2011 के जनगणना के अनुसार देश की आबादी में अनुसूचित जनजातियों का प्रतिशत क्या है? 8.6%। संविधान में किसी भी तरह के खाली जगह भेदभाव का निषेध किया जाता है। आंसर क्या हो जाएगा? जातिगत। जातिगत भेदभाव हमारा संविधान नहीं करने बोलता है। ठीक है। संविधान की किस अनुच्छेद द्वारा अस्पृश्यता को समाप्त किया जाता है? तो अनुच्छेद 17, ये याद रखना है। अस्पृश्यता की समाप्ति अनुच्छेद 17। अनुच्छेद को इंग्लिश में आर्टिकल बोलते हैं। ठीक है। किन कारणों से जाति व्यवस्था के पुराने स्वरूप की मानसिकता में बदलाव आ रहा है? तो आंसर क्या होगा? मतलब जो जाति व्यवस्था है उसके स्वरूप में धीरे धीरे बदलाव आ रहा है, तो उसके पीछे आर्थिक विकास और शहरीकरण है। आर्थिक विकास मतलब जो निम्न जाति के जो लोग हैं, जिसको लोग निम्न जाति का मानता है, अगर उनका आर्थिक विकास होगा तो लोग उसके साथ भी उठना बैठना करने लगते हैं। शिक्षा और विकास, पैसा चुनने की आज़ादी और जमींदारी व्यवस्था का कमज़ोर होना, इनमें से सभी। तो आंसर क्या हो जाएगा? इनमें से सभी। ठीक है। अब देखते हैं, ये है अगला चैप्टर, राजनीतिक दल। ठीक है। चुनाव लड़ने और सरकार में सत्ता संभालने के लिए एकजुट हुए लोगों के संगठित समूह को क्या कहते हैं? तो यहाँ पर हम लोग कहते हैं राजनीतिक दल। राजनीतिक दल मतलब पार्टी। ठीक है। राजनीतिक दल लोकतंत्र की एक खाली जगह शर्त है, तो अनिवार्य शर्त है। ठीक है। देखो, राजनीतिक पार्टी लोकतंत्र होगा, लोकतंत्र मतलब, तो लोकतंत्र होगा तब ना राजनीतिक पार्टियां होगी। अगर राजनीतिक पार्टियां होंगी तब ना वो आपस में कंपटीशन करेगा और जनता के पास ऑप्शन रहेगा ज़्यादा से ज़्यादा कि वो किसको चुनाव करेंगे, किसको नहीं करेंगे। ठीक है। तो इसलिए यहाँ पर क्या हो जाएगा? लोकतंत्र की ये अनिवार्य शर्त है। इनमें से कौन राजनीतिक दल का प्रमुख हिस्से हैं? तो नेता, सक्रिय सदस्य और अनुयायी समर्थक, ये सभी। तो कोई भी पार्टी है तो उसमें नेता होता है, सक्रिय सदस्य मतलब एक्टिव सदस्य होता है, और उसके समर्थक होते हैं, तो ये सभी होगा। राजनीतिक दल के प्रमुख कार्य इनमें से कौन है? चुनाव लड़ना, है ना। राजनीतिक पार्टी क्या करता है? चुनाव लड़ता है। नीतियां और कार्यक्रम बनाना, ठीक है, ये भी होगा। कानून बनाने में सहायक होना, इनमें से सभी। तो आंसर क्या हो जाएगा? इनमें से सभी। राजनीतिक दल का क्या कार्य है? पार्टी बनाना, चुनाव लड़ना, सरकार बनाना, उपयुक्त सभी। यहाँ पर भी क्या हो जाएगा? उपयुक्त सभी हो जाएगा।
अब इसी में अगला और प्रश्न देख लेते हैं। राजनीतिक दलों की मान्यता कौन देता है, कि मानता कौन है, मान्यता कौन देता है कि हाँ तुम चलो एक पार्टी बन गया, तो इसको कौन मान्यता देगा? चुनाव आयोग। ठीक है, बहुत आसान है, क्योंकि चुनाव कौन कराता है? चुनाव आयोग कराता है, इसलिए किसी कोई पार्टी है कि नहीं है तो उसको मान्यता कौन देगा? चुनाव आयोग। किसी दल के लिए कानून बनाने में निर्णायक भूमिका कौन निभाता है? तो यहाँ पर भी राजनीतिक दल, पार्टी। इनमें से किस देश में एक दलीय शासन व्यवस्था है, मतलब केवल वहाँ पर एक पार्टी है? तो आंसर क्या हो जाएगा? चाइना। चाइना में केवल एक पार्टी है। भारत में तो बहुत सारा पार्टी है, ब्रिटेन में भी बहुत सारा पार्टी है, अमेरिकन में 2 पार्टी है। ठीक है, तो इस तरह से चाइना में एक दलीय व्यवस्था है, यानी कि वहाँ पर लोकतंत्र नहीं है। चीन में राजनीतिक दल के मामले में क्या व्यवस्था है? तो आंसर यहाँ चीन में वही क्वेश्चन सेम है, एक दलीय। चीन में केवल एक दल, वही सेम कम्युनिस्ट पार्टी। अच्छा, चीन का जो पार्टी का नाम क्या है? कम्युनिस्ट पार्टी, याद रख लीजिएगा। चीन में जो पार्टी का नाम है वो क्या है? कम्युनिस्ट पार्टी। इनमें से कौन सा देश द्विदलीय व्यवस्था पर है? तो अभी हम बात किए थे अमेरिका और ब्रिटेन, यहाँ पर द्विदलीय व्यवस्था है। ठीक है, अमेरिका और ब्रिटेन में 2 ही पार्टी है, दोनों पार्टी एक एक कैंडिडेट खड़ा करते हैं और जिसको ज़्यादा मत मिलता है वो सरकार बनाता है। ठीक है, या फिर वो जो भी हो, तो यहाँ 2 दलीय व्यवस्था है। भारत में बहुदलीय व्यवस्था है। किस प्रकार की व्यवस्था में अनेक दल का चुनाव भाग लेते हैं? तो बहुदलीय व्यवस्था। ठीक है, एक दलीय कहाँ है? चाइना में, कम्युनिस्ट पार्टी। निम्न में से किस देश में बहुदलीय व्यवस्था है? तो भारत में है, अभी हम बात किए। ब्रिटेन में द्विदलीय है, संयुक्त राज्य अमेरिका में द्विदलीय है, चीन में एक दलीय है। भारत में किस प्रकार की दलीय व्यवस्था है? तो यहाँ पर बहुदलीय है। भारत में राजनीतिक दलों की मान्यता कौन देता है? चुनाव आयोग देता है, चुनाव आयोग देता है। जब अनेक राजनीतिक दलों को पारस्परिक सहयोग से सरकार बनती है तो इस प्रकार के सहयोग सरकार को क्या कहते हैं? गठबंधन की सरकार कहते हैं। मतलब बहुत सारा पार्टी मिल के अगर सरकार बनाता है तो उसको हम लोग क्या कहते हैं? गठबंधन की सरकार कहते हैं। अगला, एक ऐसी सरकार जो एक से ज़्यादा राजनीतिक पार्टियों द्वारा एक साथ मिलकर बनाई जाती है उसको क्या कहते हैं? वो गठबंधन सरकार। सेम क्वेश्चन है। कानूनों को कौन पास करता है? ये कानून को कौन पास करता है? तो विधायिका, है ना। हम बात किए थे कि विधायिका क्या है? विधि बनाने वाला को विधायिका कहते हैं, तो कानून वही पास करता है। निम्न में से कौन राजनीतिक पार्टी नहीं है? देखिए, बीजेपी है, भारतीय जनता पार्टी। INC ये है कांग्रेस का शॉर्ट नाम है। ठीक है, INC। और उसके बाद है BSP, ये है BSP मतलब बहुजन समाजवादी पार्टी। ये उत्तर प्रदेश की, जो आप सुने होंगे, क्या जो एक महिला का नाम है, भूल जा रहे हैं, भूल जा रहे हैं, बहुजन समाजवादी पार्टी का जो भी है एक महिला है। और ये वामसेफ, ये नहीं है। ठीक है, तो आंसर ये हो गया। और भी राजनीतिक पार्टी के नाम बता देते हैं, जैसे बिहार में JDU जिसका नीतीश कुमार है, और RJD लालू यादव का पार्टी का नेतृत्व करता है उसका, और NCP, और क्या नाम है, पश्चिम बंगाल में तृणमूल कांग्रेस, ये है तुम्हारा ममता बनर्जी। ठीक है, DMK दक्षिण भारत में है। ठीक है, तो इस तरह का और भी पार्टी है। झारखंड में झारखंड मुक्ति मोर्चा है, और एक और पार्टी हमारा जयराम महतो जी बनाए हैं, झारखंड लोकतांत्रिक क्रांतिकारी मोर्चा। ठीक है, और पार्टी आजसू है। ठीक है, इस तरह बहुत सारा पार्टी है, तो कुछ बड़ा बड़ा पार्टी का नाम याद रख लेना चाहिए, ताकि इस तरह का क्वेश्चन पूछेगा तो बना देंगे। राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन NDA किस दल का नेतृत्व करता है? अब देखो यहाँ पर NDA गठबंधन, NDA समझो क्या आता है। अब देश जो है क्या ग्रुप बनाता है? अभी आप सुने होंगे इंडिया अलायंस, क्या सुने होंगे? इंडिया अलायंस। ठीक है, तो इंडिया अलायंस में जैसे जो अभी विपक्ष में है, जैसे कांग्रेस आ गया, आम आदमी पार्टी आ गया, तृणमूल कांग्रेस आ गया, JMM आ गया, ये सब इंडिया अलायंस में है। और जो बीजेपी के साथ जो पार्टियां हैं, बीजेपी के साथ जो छोटी छोटी पार्टियां मिलकर सरकार बनाती हैं, तो उसको हम क्या कहते हैं? NDA कहते हैं। संयुक्त प्रगतिशील मोर्चा UPA के नेतृत्व कौन दल करता है? तो आंसर क्या हो जाएगा? कांग्रेस। UPA, हाँ। अब ये NDA की जगह पर पहले क्या था? UPA था, अब इसका नाम बदल के क्या कर दिया? इंडिया। ठीक है, तो NDA का कौन नेतृत्व करता है? बीजेपी। और UPA इसका नेतृत्व कौन करता है? कांग्रेस। भाजपा और कांग्रेस किस प्रकार के दल हैं? तो ये है तुम्हारा राष्ट्रीय दल है। ठीक है, मतलब पूरे देश में इस पार्टी का वर्चस्व है अभी भी।
और इनमें से कौन प्रांतीय दल है? प्रांत मतलब कोई राज्य में उसका खासकर है, तो झामुमो, शिवसेना, डीएमके, इनमें से सभी। तो इनमें से सभी, हम डीएमके का भी नाम लिए थे। शिवसेना कहाँ का है? ये महाराष्ट्र का है, उद्धव ठाकरे अभी ये चला रहा है। झामुमो हमारे झारखंड का है। निम्न में से कौन राष्ट्रीय राजनीतिक पार्टी नहीं है? देखो, भारतीय जनता पार्टी राष्ट्रीय राजनीतिक पार्टी है, कांग्रेस भी है, और यहाँ पर आंसर क्या आ जाए? बहुजन समाजवादी पार्टी भी है। समाजवादी पार्टी जो अभी क्या नाम है, अखिलेश यादव जो जिसका नेतृत्व करता है, वो अभी तुम्हारा राष्ट्रीय राजनीतिक दल नहीं है। 2006 में किस देश में कितने दल राष्ट्रीय स्तर के मान्यता प्राप्त थे? हमारे देश में कितना? तो आंसर क्या हो जाएगा? 6। थोड़ा जल्दी जल्दी आगे बढ़ रहे हैं क्योंकि टाइम बहुत ज़्यादा लग रहा है। 2020 में भारत में कितने राष्ट्रीय दल मौजूद हैं? अभी के डेट में कितना है? तो आंसर क्या हो गया? 8। ठीक है, अब अगला देखते हैं। अब हम लोग का ख़त्म होने वाला है, लास्ट चैप्टर ये इसके बाद आ जाएगा। ठीक है, देखो, भारतीय जनसंघ की स्थापना कब हुई थी या फिर किसने किया था? तो श्यामा प्रसाद मुखर्जी ने किया था। देखिए आंसर श्यामा प्रसाद मुखर्जी। निम्न में से किस पार्टी की स्थापना भारतीय जनसंघ के पुनर्जीवित करके की गई थी? तो आंसर क्या हो जाएगा? भारतीय जनता पार्टी। देखिए, भारतीय जनसंघ को पुनर्जीवित करके भारतीय जनता पार्टी बनाया गया था। भारतीय जनता पार्टी भाजपा की स्थापना कब हुई थी? तो 1980 में हुई थी। भारतीय जनता पार्टी का मुख्य प्रेरक सिद्धांत क्या है? तो सांस्कृतिक राष्ट्रवाद। ये सांस्कृतिक से जुड़ा हुआ है, संस्कृति को ज़्यादा प्रमोट करता है। जो भी है अपना एक विचारधारा लेके चल रहा है, इसलिए हिंदुत्ववादी ये ज़्यादा हो पार्टी बोलता है लोग इसको। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब हुई थी? देखिए, सबसे पुराना पार्टी है ये हमारा 1885 में हुआ था, है ना, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस। बहुजन समाजवादी पार्टी की स्थापना कब और किसने किया था? तो आंसर क्या हो जाएगा? 1984 में काशीराम ने किया था। चुनाव आयोग द्वारा खाली जगह ईस्वी में बहुजन समाज पार्टी के राष्ट्रीय दल का दर्जा प्राप्त हुआ था 1997 में। भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी सीपीआई की स्थापना कब हुई थी? 1925 में। कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया और मार्क्सिस्ट सीपीआईएम की स्थापना कब हुई? 1964 में। किसी दल के निर्वाचित होने के बाद उस दल को छोड़कर किसी अन्य दल में चले जाने को क्या कहा जाता है? दल बदल, है ना, पार्टी बदल लेना, इसको दल बदल। मतलब चुनाव से पहले किसी बीजेपी पार्टी से खड़ा था, चुनाव के बाद किसी दूसरे पार्टी में चला जाता है, तो उसको हम लोग क्या कहते हैं? दल बदल कहते हैं। ठीक है, अब लास्ट चैप्टर आ रहा है, लोकतंत्र के परिणाम। लोकतंत्र के परिणाम। देखो, अब यहाँ से प्रश्न इसका स्टार्ट है, इसमें तो नहीं है, यहाँ एक प्रश्न है छोटा सा, देख लेते हैं कि निम्नलिखित में से कौन समकालीन दुनिया का सरकार का सबसे लोकप्रिय रूप है? तो सबसे लोकप्रिय रूप लोकतंत्र है। लोकतंत्र सबको अच्छा लगता है, जनता को, खासकर जो शासक है उसको तो अच्छा नहीं लगेगा, लेकिन जो जनता है उसको अच्छा लगता है। अब आते हैं प्रश्न में। लोकतंत्र का क्या अर्थ है? तो लोकतंत्र है लोगों का शासन। ठीक है, यही आंसर हो गया, लोगों का शासन। निम्नलिखित में से कौन सी विशेषता अधिकांश लोकतंत्रों के लिए आम बात है? तो उनके पास औपचारिक संविधान है, मतलब जो जहाँ पर भी लोकतंत्र होता है वहाँ पर संविधान होता है। नियमित चुनाव कराते हैं वो लोग, उनके पास राजनीतिक दल भी होते हैं, अलग अलग पार्टी भी होता है। तो उपयुक्त सभी। एक लोकतांत्रिक सरकार का मुख्य विशेषता क्या है? शक्ति का केंद्रीकरण, शक्तियों को पृथक्करण, व्यक्तिगत अधिकार का संरक्षण और उपयुक्त में से सभी। तो उपयुक्त सभी। लोकतांत्रिक व्यवस्था में लोगों को कौन सा अधिकार प्राप्त है? तो आंसर हो जाएगा 3, अपनी सरकार चुनने का अधिकार प्राप्त है। इनमें से कौन लोकतंत्र का विशेषता नहीं है? लोगों के लिए कानून, सत्ता पर एकाधिकार, समानता और स्वतंत्रता, अधिकारों की गारंटी। तो आंसर क्या हो जाएगा? सत्ता पर एकाधिकार नहीं, सत्ता पर कोई भी आ सकता है। ठीक है, अधिकारों की गारंटी मतलब आम आदमी के अधिकारों की गारंटी देता है। समानता और स्वतंत्रता का बात होता है, लोगों के लिए कानून बनता है। ठीक है, लोकतांत्रिक सरकार होती है, कैसा होता है? उत्तरदायी सरकार होती है, जिम्मेदार सरकार होती है, वैध सरकार होती है, उपयुक्त में से सभी। तो उपयुक्त में से सभी आंसर होगा। ठीक है, इस समय निम्न में से किस प्रकार की सरकार सबसे बेहतर मानी जाती है? बोलिए, किस प्रकार की सरकार सबसे अच्छी मानी जाती है? तो लोकतांत्रिक सरकार को सबसे अच्छा माना जाता है।
आंसर क्या हो जाएगा, लोकतांत्रिक सरकार। विभिन्न लोकतांत्रिक व्यवस्थाओं में निम्न में से कौन सी विशेषताएं सब में पाई जाती है, तो क्या हो जाएगा, ये तीनों ही हो जाएगा। उनके औपचारिक संविधान होते हैं, उनके राजनीतिक दल होते हैं, ये नागरिकों और अधिकारों की गारंटी देते हैं। सेम क्वेश्चन इसके पहले भी डिस्कस कर चुके हैं। तानाशाही का समर्थन करने वाली विचारधारा को क्या कहते हैं, तो आंसर होता है निरंकुशवाद। तानाशाही विचारधारा, जैसे किम जोंग उन जो नॉर्थ कोरिया का बात आप सुनते होंगे, तो वहाँ पर कैसा विचारधारा है, तानाशाही विचारधारा है। निम्नलिखित में से किस देश में लोकतंत्र तानाशाही के ऊपर पसंद नहीं किया जाता है, तो पाकिस्तान। ठीक है। विविधता के बीच सामंजस्य की स्थापना की सर्वाधिक क्षमता किस शासन व्यवस्था में है। देखो, विविधता भी होना चाहिए और उसमें सामंजस्य बैठाना है, तो इसके लिए सर्वाधिक क्षमता किस शासन व्यवस्था में है, तो आंसर क्या हो जाएगा, लोकतंत्र। लोकतंत्र क्यों एक उत्तरदायी शासन व्यवस्था मानी जाती है, क्योंकि लोकतंत्र में जनता ही अपने शासक को चुनती है, सही बात है। जनता अपने शासकों का नियंत्रण रखती है, ये भी सही बात है। मान लो कोई खराब काम कर रहा है, अच्छा काम नहीं कर रहा है, तो लोग अगला बार उसको हटा देगा। ठीक है। शासन में जनता को अधिक से अधिक भागीदारी का अवसर मिलता है, तो उपयुक्त सभी आंसर हो जाएगा। सरकार को उत्तरदायी बनाने के लिए निम्न में से कौन अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है, जनता, राष्ट्रपति, स्थानीय सरकार, इनमें से सभी। तो क्या मेन चीज हो जाएगा, क्या, जनता। लोकतंत्र में एक नागरिक को निर्णय लेने की प्रक्रिया की जांच करने के लिए अधिकार और साधन होता है, इसे कहते हैं, इसे क्या कहते हैं, पारदर्शिता। मतलब जिसमें ज़्यादा घुसखोरी वगैरह नहीं होता है, उसको पारदर्शिता कहते हैं। मतलब जो भी हो रहा है जनता के सामने हो रहा है। लोकतंत्र में निर्णय उचित प्रक्रिया से दिए जाते हैं, इसे क्या कहते हैं, तो वही पारदर्शिता कहते हैं। लोकतांत्रिक व्यवस्था में समय समय पर क्या होता है, तो क्या होगा, परीक्षण होता है ना, निरीक्षण होगा, मूल्यांकन होगा और उपयुक्त सभी होगा। आंसर उपयुक्त सभी। अब आगे लास्ट पेज है, इसके बाद ये खत्म हो जाएगा। ठीक है, पूरा नागरिक शास्त्र खत्म हो जाएगा, पॉलिटिकल साइंस। तो लोकतंत्र के मूल्यांकन के लिहाज से कोई एक चीज लोकतांत्रिक व्यवस्थाओं के अनुरूप नहीं है। स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव, व्यक्ति की गरिमा और बहुसंख्यक का शासन और कानून के समक्ष समानता। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, बहुसंख्यक का शासन। मतलब लोकतंत्र के मूल्यांकन के लिहाज से, मतलब लोकतंत्र को जब हम मूल्यांकन करेंगे तो कौन सा चीज़ जो है वो सही नहीं है, तो बहुसंख्यकों का शासन तो ये तो नहीं होगा। ठीक है। लोकतांत्रिक व्यवस्था में राजनीतिक और सामाजिक असमानताओं के बारे में किए गए अध्ययन बताते हैं, क्या बताते हैं, लोकतांत्रिक व्यवस्थाओं में असमानताएं बनी रहती है। निम्न में से कौन सा तर्क लोकतंत्र के पक्ष में नहीं है। देखो, लोकतंत्र में लोग स्वतंत्रता और समानता के अनुभव करते हैं, ये बात सही है। लोकतंत्र दूसरे की तुलना में विवादों को बेहतर ढंग से हल करता है, ये भी सही है। लोकतंत्र लोगों के प्रति अधिक जिम्मेवार है, ये भी सही है। लोकतंत्र अन्य की तुलना में अधिक समृद्ध होता है, ये गलत है। ठीक है। जैसे चाइना में लोकतंत्र नहीं है, ठीक है, लेकिन वो हमसे ज़्यादा समृद्ध है। ठीक है। देश का आर्थिक विकास किस कारक पर निर्भर करता है, तो जनसंख्या का आकार, वैश्विक स्थिति, अन्य देशों के साथ सहयोग, उपयुक्त सभी। तो आंसर क्या हो जाएगा, उपयुक्त सभी। लोकतंत्र में किस प्रकार का चुनाव होना चाहिए, आंसर हो जाएगा निष्पक्ष, नियमित, रेगुलर भी होना चाहिए, उचित तरीके से होना चाहिए, और उनमें से सभी। तो आंसर सभी हो जाएगा, उनमें से सभी। भारतीय लोकतंत्र की सफलता का सबसे महत्वपूर्ण तत्व क्या है, तो निष्पक्ष चुनाव। सबसे महत्वपूर्ण पक्ष क्या है, निष्पक्ष चुनाव। ठीक है। लोकतंत्र का अपेक्षित परिणाम क्या है, तो ये सरकार की गुणवत्ता अच्छा है ना, आर्थिक कल्याण, स्वतंत्रता और गरिमा, उपरोक्त सभी। तो आंसर क्या हो जाएगा, उपरोक्त सभी। निम्नलिखित में से कौन सा एक लोकतंत्र में संघर्ष का हल करने का तरीका नहीं है, तो यहाँ पर सशस्त्र क्रांति। ठीक है। लोकतंत्र में आपको विरोध करने का अधिकार है, लेकिन हथियार के साथ क्रांति करने का अधिकार नहीं है। तो बड़े पैमाने में भीड़ जुटाना ये आप कर सकते हैं, संसद का उपयोग कर सकते हैं, न्याय करना, ये सब चीज़ें संसद मतलब लोकतंत्र में है, लेकिन सशस्त्र चीज़ों का, हथियार का इस्तेमाल करना नहीं है। लोकतांत्रिक व्यवस्थाओं में निम्न में से किस को सफलतापूर्वक हटा दिया है, तो आंसर क्या हो जाएगा, राजनीतिक असमानता को। ठीक है। निम्न में से कौन सी बात अलोकतांत्रिक सरकार में नहीं पाई जाती है, पारदर्शिता, लोगों के प्रति उत्तरदायित्व की कमी,
है ना, जनता का समर्थन का अभाव, बड़े राजनीतिक मामलों में चर्चा का अभाव। तो यहाँ पर पारदर्शिता नहीं दिखने को मिलेगा। पारदर्शिता किसको कहते हैं, मतलब कोई भी काम होता है, जैसे हम लोग के यहाँ भारत में कोई कानून बनता है तो उसको संसद में चर्चा किया जाता है, फिर उसमें मतदान होता है कि हाँ कौन इसके पक्ष में है, कौन इसके विपक्ष में है, तब जाके राष्ट्रपति के पास जाता है, राष्ट्रपति फिर उसमें साइन करता है, तब जाके वो कानून बनता है। तो ये सारी चीज़ें जनता के सामने हुआ है, इसको हम क्या कहेंगे। लेकिन कहीं कहीं जहाँ पर लोकतांत्रिक देश नहीं है वहाँ पर कोई इस तरह का प्रोसेस नहीं होता है, जब उसके मन में जो कानून बनाने का मन आता है कर देता है, तो उसको पारदर्शिता नहीं कहेंगे। ठीक है, लोकतांत्रिक व्यवस्था किसी अन्य शासन प्रणाली में से काफ़ी आगे है क्योंकि यह व्यक्ति की गरिमा और आज़ादी का प्रोन्नत करता है। लोकतांत्रिक व्यवस्था कम प्रभावी और साफ सुथरी न होते हुए भी अन्य शासन व्यवस्थाओं से बेहतर है क्योंकि यह वैध शासन व्यवस्था है, यह लोगों की अपनी शासन व्यवस्था है, अपनी राज शक्ति को बढ़ाने का सक्षम बनाता है, और ये सभी कारण। आंसर क्या हो गया, ये सभी कारण। तो इस तरह से आपको हमने कंप्लीट पॉलिटिकल साइंस का क्लास करवा दिया। ठीक है, अगर आप इस वीडियो को कंप्लीट 1-2 बार देख लेंगे तो हमको लगता है कि पॉलिटिकल साइंस का आपको जितना भी एमसीक्यू है सब याद हो जाएगा। ठीक है, और आपके एग्जाम में ये वीडियो बहुत हेल्प करने वाला है। इस तरह का हम और भी वीडियो लाएंगे, हिस्ट्री का 10th क्लास के लेके आएंगे और ज्योग्राफी का भी लेके आएंगे। ठीक है, तो सारा अगर आप अच्छा लगा वीडियो तो लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। धन्यवाद।